दोस्तों, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। तो पिछले सेशन में हमने जाना था कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहली कैटेगरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड कैटेगरी डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और उनकी सब टाइप्स के बारे में। तो पिछले टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। एंड चलिए शुरुआत करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो क्या ज्वाइन करते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के साथ। तो प्रीवियसली ही हमने एक सेशन लिया था, क्लॉजेस क्या होती हैं। 2 तरीके की होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कह देते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह देते हैं। क्लॉज होती क्या है? ग्रुप ऑफ फ्यू वर्ड्स होता है, कुछ शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर एक इंग्लिश के सेंटेंस का। मिनिमम जो चीज़ें होनी चाहिए एक वाक्य को वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस को सेंटेंस बनने के लिए 2 चीज़ें मिनिमम उसमें ज़रूर होनी चाहिए। या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब तो होनी ही चाहिए, ठीक है। या सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसमें हो या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसमें हो, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई एक चीज़ हो और वर्ब तो हो ही हो, प्रेजेंट। तो वही क्लॉज होती है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो अकेली नहीं इसके मीनिंग को कंप्लीट कर सकती, ये खुद, इसको प्रिंसिपल क्लॉज की मदद चाहिए होती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स हैं कि अ डॉक्टर इज़ अ पर्सन हु क्योर्स अ पेशेंट। इसमें अ डॉक्टर इज़ अ पर्सन आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है और हु क्योर्स अ पेशेंट आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान क्या होती है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगा हुआ होता है, जहाँ पे आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है, ठीक है। प्रोनाउंस में हमने की थी उसकी कैटेगरी में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो इसके आगे लगे हुए नाउन को एम्फेसाइज करता है। हु किसके बारे में इस्तेमाल हुआ है? पर्सन के बारे में इस्तेमाल हुआ है। तो मैं बात कर रहा था सबऑर्डिनेट क्लॉज की स्ट्रक्चर के बारे में। पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा, ठीक है। फिर आपका जो भी होगा वर्ब लगेगी, ठीक है। वर्ब के बाद फिर आपका ये ऑब्जेक्ट है, इनकम्प्लीट आइडिया। तो हु क्योर्स अ पेशेंट, अगर सिर्फ इसको हम रीड करें, जो रोगी का इलाज करता है। हु क्योर्स अ पेशेंट, ये आपका खुद में कंप्लीट नहीं कर पा रहा सेंस को, मीनिंग को। तो इसको चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज। अ डॉक्टर इज़ अ पर्सन, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। दोनों मिलके वाक्य के सेंस को, एक सेंटेंस की सेंस को पूरा करेंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे आई आस्क्ड इफ he went to the temple. I asked if he went to the temple. अब यहाँ पे he went to the temple आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और I asked आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। थोड़ा सा मैं उल्टा बोल गया। आई आस्क्ड इफ़ ही वेंट टू द टेम्पल में आई आस्क्ड आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है और इफ़ ही वेंट टू द टेम्पल आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होगी कि जहाँ पे आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिल गया ना, उसके बाद वाला सारा सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है। तो आई आस्क्ड आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, आई इसमें सब्जेक्ट है, आस्क्ड इसमें वर्ब है। आई आस्क्ड ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। एक देख लो कितना छोटी ये इकाई है, कितनी छोटी ये यूनिट है। ये सेंटेंस की जो मिनिमम क्राइटेरिया है किसी सेंटेंस को सेंटेंस बनने के लिए, वो ये पूरा करता है, ठीक है। आई इसमें सब्जेक्ट है, आस्क्ड इसमें वर्ब है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो लगा हुआ है इफ़ के बाद वाला जितना सेंटेंस है, ही वेंट टू द टेम्पल, इफ़ ही वेंट टू द टेम्पल, ये सारी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
तो अभी यहाँ आपको प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचाननी भी आ गई कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद वाला जितना भी पोर्शन है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे डिवाइस की कि 8 टाइप्स के होते हैं। टाइम का, कॉज का, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन, कंसेशन, कंपैरिजन, मैनर, ठीक है, इतने टाइप्स के। कॉज और रीज़न, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, कंसेशन या कंट्रास्ट। आइए इनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइम का कंजंक्शन आता है जो आपको टाइम की सेंस के बारे में बताता है, समय का बोध करवाता है। जैसे बिफोर यानी कि पहले, ही हैड कम बिफोर आई वेंट, मेरे जाने से पहले वह आ चुका था। तो ही हैड कम आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। बिफोर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया और आई वेंट आपका, ये बिफोर आई वेंट आपका सारे का सारा जो सेंटेंस का पार्ट है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ही हैड कम बिफोर आई वेंट, मेरे जाने से पहले वह आ चुका था। आफ्टर बाद में, ही प्लेड चेस आफ्टर माई फादर हैड स्लेप्ट, कि मेरे पिता के सोने के बाद उसने शतरंज खेली। अब आफ्टर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो आफ्टर माई फादर हैड स्लेप्ट आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया और ही प्लेड चेस आपका जो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है वो हो गया। ठीक है, इसमें ही आपका सब्जेक्ट, प्लेड आपका वर्ब और चेस आपका ऑब्जेक्ट। सिंस मैनी चेंजेस हैव हैपेंड इन द सिटी सिंस आई लेफ्ट, मेरे वहाँ जाने के बाद से शहर में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। मैनी चेंजेस हैव हैपेंड इन द सिटी सिंस आई लेफ्ट, कि जब से मैं शहर छोड़ के गया हूँ तब से बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, सिंस जब से, तब से। टिल यू शुड वेट टिल आई कम, तुम्हें मेरे आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। टिल क्या हो गया, तक, तक। ठीक है, अनटिल नथिंग विल हैपन अनटिल दिस लॉ इज पास्ड, इस कानून के पारित होने तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो टिल और अनटिल का आपका यूज सिमिलर ही है तकरीबन तकरीबन। टिल और अनटिल में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लो, ज़्यादा नहीं है। कि जो अनटिल है, अनटिल आपका, अनटिल जो है, अनटिल आपका फॉर्मल राइटिंग में यूज़ होता है। ठीक है, औपचारिक तौर पे फॉर्मल राइटिंग में आपका, मान लो कि प्रोफेशनली या ऑफिशियली अनटिल आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फॉर्मल राइटिंग में। और टिल जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा कैजुअल हो जाता है आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, वही इनका बस वे ऑफ यूज़ के ऊपर कि फॉर्मल इनफॉर्मल, वही थोड़ा सा डिफरेंस है। एक डिफरेंस और है कि जो अनटिल है वो सेंटेंस के मिडल में आएगा, टिल भी सेंटेंस के मिडल में ही तकरीबन आएगा, लेकिन टिल कभी सेंटेंस के आगे नहीं आ सकता, अनटिल ज़रूर सेंटेंस के आगे आ सकता है। ठीक है, ये ज़रा समझ लो आप कि जो अनटिल है, अनटिल से एक सेंटेंस शुरू हो सकता है। इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल थी कि अनटिल द रिजल्ट्स आर announced everyone must wait। ठीक है, एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरी हम एग्जाम्पल ये बना लेते हैं। ठीक है, तो अनटिल आपका फॉर्मली यूज़ होता है फॉर्मल राइटिंग में, टिल आपका कैजुअल कन्वर्सेशन में यूज़ हो जाता है। टिल भी सेंटेंस के मिडल में आ सकता है, अनटिल भी सेंटेंस के मिडल में आ सकता है, लेकिन अनटिल ऐसा UNTIL, हाँ ये कहलाती है। तो अनटिल आपका ऐसा है कि ये इससे सेंटेंस शुरू हो सकता है, लेकिन टिल जो है, टिल वाला सेंटेंस, टिल से सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता, अनटिल से सेंटेंस शुरू हो सकता है। ये एक अच्छा डिफरेंस है। ठीक है, कि अनटिल द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड एवरीवन मस्ट वेट, कि जब तक रिजल्ट्स नहीं बताए जा दिए, जब तक रिजल्ट्स नहीं घोषित कर दिए जाते सभी को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ओके,
until से सेंटेंस शुरू हो सकता है लेकिन till से नहीं। as soon as I reached the station the train left, कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चल दी। while you may enjoy while I am here, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम आनंद ले सकते हो। ठीक है, जब तक। हिंदी मीनिंग में भी, हिंदी में जो मीनिंग दिए गए हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना। ठीक है, as soon as I reached the station, जैसे ही मैं, जैसे ही। ठीक है, while का मतलब हो गया जब तक। You may enjoy while I am here, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम आनंद ले सकते हो। as long as, इसका भी मतलब जब तक ही है कि अटल जीज नेम विल लिव सो लॉन्ग एज दिस अर्थ सर्वाइव्स, कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी अटल जी का नाम जीवित रहेगा। ठीक है, सो लॉन्ग एज यानी कि जब तक। तो ये टाइम के कंजंक्शंस थे जो आपको टाइम के बारे में बताते हैं। ठीक है, बिफोर आपका पहले, आफ्टर बाद, सिंस। ठीक है, बाद से, मैचेस हैव हैपेंड इन द सिटी सिंस आई लेफ्ट, एक टाइम की रेफरेंस दी जा रही है। टिल का मतलब हो गया तक, अनटिल का भी मतलब हो गया तक, एज सुन एज यानी कि जैसे ही, वाइल जब तक। ठीक है, सो लॉन्ग एज जब तक, ये टाइम की सेंस दे रहे हैं। फिर आपके कॉज या रीज़न के कंजंक्शन आ जाते हैं। रीज़न यानी कि कॉज यानी कि कारण। ये क्या करते हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं रीज़न फॉर एन एक्शन, कोई काम क्यों हुआ, क्रिया के होने के पीछे का कारण आपको बताएंगे। कंजंक्शंस जो है कॉज और जो रीज़न के हैं। पहला है बिकॉज, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कारण। ठीक है, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, बिकॉज का मतलब क्योंकि, कि मैं बैठक में उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित था। ठीक है, तो बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड फिर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी ये हो गई, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि। ठीक है, अब सिंस आपका वो टाइम में भी लगा था। ठीक है, जब आप टाइम का कंजंक्शन भी ये काउंट हुआ था सिंस जो है, क्योंकि वहाँ पे टाइम की रेफरेंस दी जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे सिंस आपका कारण बताने के रूप में हुआ है यूज़। ही विल अटेंड द मैरिज सिंस ही गॉट द इन्विटेशन, वह विवाह में शामिल होगा क्योंकि उसे निमंत्रण मिला है। यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल आपका क्योंकि जैसे बिकॉज था ना उसके जैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कारण जो है वो बताया गया है कि वो मैरिज क्यों अटेंड करेगा, क्योंकि उसको इन्विटेशन मिला है। एज का मतलब हो गया चूँकि, एज ही वॉज इल आई वेंट टू हिज प्लेस, चूँकि वो बीमार था इसलिए मैं उसके घर गया। ठीक है, तो एज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो एज ही वॉज इल आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, आई वेंट टू हिज प्लेस आपका प्रिंसिपल क्लॉज। फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि के लिए इस्तेमाल हुआ है कि शी विल पास द टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स फॉर शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कि वह परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास करेगी क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है। तो ये आपके कॉज या रीज़न के कंजंक्शन हो गए, बिकॉज, सिंस, एज, फॉर। फिर आपके रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस के कंजंक्शन हो गए जो आपको बताएंगे परिणाम के बारे में, कि किसी एक्शन का, क्रिया का रिजल्ट क्या निकला। सो और दैट, ये जो डॉट डॉट लगी हुई है इसमें कोई वर्ड आएगा। ठीक है, थोड़ा ये पेयर में यूज़ हो रहा है सो और दैट, जो आपको किसी रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस के बारे में बताएगा कि ही इज़ सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक, कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल भी नहीं सकता। सो दैट का मतलब हो गया इतना कि, ये आपको कारण बता रहा है कि ना चलने का कारण क्या है, क्योंकि वो वीक है। पर्पस का कंजंक्शन आ जाता है, ये आपको किसी एक्शन का उद्देश्य बताते हैं कि क्रिया क्यों हुई, पर्पस क्या था क्रिया के होने के पीछे का। ठीक है, दैट यानी कि ही वॉज सो हंगरी दैट ही एट एवरीथिंग, वह इतना भूखा था कि उसने सब कुछ खा लिया। सो दैट ताकि, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके।
लेस्ट का मतलब ऐसा ना हो कि, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। ये कड़ी मेहनत करो नहीं तो फिर तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। ये पर्पस बता रहे हैं कि वर्क हार्ड क्यों करो, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि कड़ी मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। ये थोड़ा सा रटने वाला भी है, कुछ कंजंक्शन का इस्तेमाल आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, मैं वही बार बार आपको कह रहा हूँ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये कड़ी मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। इन ऑर्डर दैट, ताकि, ही सेल्स ऑरेंजेस इन ऑर्डर दैट ही मे सपोर्ट हिज फैमिली, वह संतरे बेचता है ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो सो दैट भी यहाँ पे आ सकता है, ही सेल्स ऑरेंजेस सो दैट ही मे सपोर्ट हिज फैमिली, क्योंकि सो दैट का मतलब भी आपका ताकि ही होता है। तो एक कंजंक्शन आपका, एक से ज़्यादा कंजंक्शन आ सकते हैं, ठीक है। एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा कंजंक्शन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ये भी याद रखना, ठीक है, कि आपका एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं क्वेश्चन के केस में, ठीक है, कंजंक्शंस के केस में। फिर आपका कंडीशन का कंजंक्शन आता है, जो कोई कंडीशन कोई बताता है, कोई शर्त बताता है, जैसे इफ़, कि अगर शर्त पूरी होगी, जब ये शर्त पूरी होगी तभी कोई काम होगा। इफ़ ही कम्स टू द पार्टी आई विल नॉट कम, इफ़ का मतलब हो गया यदि, कि यदि वह पार्टी में आता तो मैं नहीं आऊँगा। तो ये कंडीशन होगी कि अगर वो पार्टी में आ गया तो मैं नहीं आऊँगा, अगर वो पार्टी में नहीं आया तो मैं आ जाऊँगा। इन केस का मतलब हो गया यदि, कि इन केस इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड, यदि बारिश होती है तो मैच रद्द कर दिया जाएगा। तो अपना मैच के होने या ना होने का जो एक्शन है वो डिपेंड करता है बारिश के होने या ना होने पे, कंडीशन। अनलेस, जब तक नहीं, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल फेल, जब तक नहीं वह कड़ी मेहनत करेगा वह असफल हो जाएगा, या जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा वह असफल हो जाएगा, कि अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल फेल, कि जब तक वह ये काम नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड, बशर्ते की, आई कैन गो टू अफ्रीका प्रोवाइडेड यू ऑल्सो कम विद मी, मैं अफ्रीका जा सकता हूँ बशर्ते कि तुम भी मेरे साथ चलो, ठीक है। कहते ना कि मैं ये काम कर दूंगा पर मेरी शर्त है कि तुम्हें भी ये करना पड़ेगा, बशर्ते, प्रोवाइडेड। फिर कंसेशन या कंट्रास्ट के कंजंक्शन आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट को या इंट्रोड्यूस करते हैं जो पहली ही इंट्रोड्यूस की गई स्टेटमेंट को काटे। मतलब अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई है तो कंसेशन या कंट्रास्ट का कंजंक्शन नेगेटिव स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करेगा, अगर पहले नेगेटिव स्टेटमेंट दी गई है तो कंसेशन और कंट्रास्ट का कंजंक्शन पॉजिटिव स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करेगा। कैसे, कि ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। अब पुअर होने की बात, ये एक नेगेटिव इमोशन है, ऑनेस्ट का आपका पॉजिटिव इमोशन है। तो यद्यपि, यानी कि हालांकि, ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, हालांकि वह गरीब है लेकिन फिर भी वह ईमानदार है, ठीक है। दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं इसमें, स्टेटमेंट्स हैं, तभी इसको कंसेशन या कंट्रास्ट का कंजंक्शन कहा गया है। फिर है दो, THOUGH को हम दो पढ़ते हैं, दो ही इज़ ऑनेस्ट ही इज़ नॉट स्मार्ट, हालांकि वह ईमानदार है लेकिन फिर भी वह चतुर नहीं है। अब ये भी कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। हाउएवर हार्ड ही में ट्राई ही कैन नॉट बी सक्सेसफुल। हाउएवर का मतलब यहाँ पे हो गया चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले वह सफल नहीं हो सकता, ठीक है।
अब ये देख लो येट आ गया, येट आपका उसके भी साथ स्टिल, स्टिल के साथ भी था, ठीक है, स्टिल और येट का भी कॉम्बिनेशन था। ऑल्दो ही वर्क्स वेरी हार्ड येट ही इज़ पुअर, ठीक है, ऑल्दो और येट आपका फिर कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहे हैं कि हालांकि वह बहुत मेहनत करता है फिर भी वह गरीब है, ठीक है। यहाँ पे स्टिल भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आपका दोनों में से फॉर्मल कौन था मैं अब अगर आपको बताऊं, येट आपका फॉर्मल है, स्टिल आपका कन्वर्सेशनल है, येट फॉर्मल वे है, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग इस तथ्य के बावजूद कि, अब ये बावजूद वाला हमने एक और किया था ऊपर, क्या किया था हमने, कुछ किया था हमने बावजूद वाला एक और ऊपर किया था, आपको याद है क्या, कौन सा किया था बावजूद वाला, किसके बावजूद की, नेवरथलेस, हाँ, NEVER TH नेवरथलेस, हाँ यही थे स्पेलिंग। एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लूँ, इसको भी कॉपी कर लूँ, फाइंड ये रहा, नेवरदलेस, नेवरदलेस फिर भी, ठीक है, जो कहा गया है उसके बावजूद, ठीक है। तो ये नेवरदलेस वाला कौन सा था, एडवर्सेटिव था, ऑपोजिट कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स वाला, और ये नॉट विद स्टैंडिंग कौन सा है, ये भी कंट्रास्ट वाला है। तो कंजंक्शन काफ़ी मिलते जुलते हैं अपने इस्तेमाल में, एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ठीक है। शी वुड डेफिनेटली मैरी हिम नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही हैज़ ए प्रॉब्लम विद हिज फीट, कि वह उससे निश्चित रूप से विवाह करेगी इस तथ्य के बावजूद कि उसके पैरों में समस्या है, ठीक है, किसी चीज़ के बावजूद भी, इसका मतलब नॉट विद स्टैंडिंग होता है, या नेवरदलेस, NEVER नेवरदलेस, ये थे स्पेलिंग। फिर कंपैरिजन के कंजंक्शन आ जाते हैं जो तुलना करते हैं दो चीज़ों की, या एक चीज़ की किसी और चीज़ के साथ, जैसे एज डैश एज, सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज रीना, सीता उतनी ही सुंदर है जितनी रीना है। देन, अब देन लगा है तो आपकी कौन सी डिग्री इस्तेमाल होगी, अपनी उसकी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, जब दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है। राम इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन यू, राम तुमसे अधिक बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। सो डैश एस, मोहन इज़ नॉट सो हैप्पी एज ही सीम्स, मोहन उतना खुश नहीं है जितना वह दिखाई देता है, ठीक है। सो एज उतना जितना, फिर आपका मैनर के कंजंक्शन आ जाते हैं जो आपको बताते हैं किस तरीके से कोई चीज़ हुई थी, मैनर इन विच समथिंग हैपन्स, जैसे एज, यू विल गेट द रिजल्ट एज यू वर्क, कि तुम्हें परिणाम जैसा तुम काम करोगे वैसा ही मिलेगा, यू विल गेट द रिजल्ट, कि तुम्हें परिणाम वैसा मिलेगा जैसा तुम काम करोगे। इसके ज़्यादा रट्टे ना मारो, बस आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे ये, इतनी टेंशन ना लो। एज इफ़ या एज दो, वह शी बिहेव्स एज इफ़ शी वर क्वीन,
वह मानो किसी रानी की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। एज इफ़, जैसे कि वो, शी बिहेव्स एज इफ़ शी वर अ क्वीन, वैसे बिहेव करती है जैसे वो मानती हो कि वो कोई रानी है। ये थर्ड आपका तीसरी कैटेगरी स्टार्ट हो गई को रिलेटिव कंजंक्शंस की। इसको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे कंजंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। उसके हिंदी मीनिंग और उनके जो यूजेस हैं एग्जांपल्स के साथ, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक जो भी सेशंस हुए हैं अभी तक उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गो एंड वॉच देम, सीरियल ऑर्डर में लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।